हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो आपको पता है कि हमारा आधुनिक इतिहास का सीरीज चल रहा है और ये हमारा जो है 1400 प्रश्न तक हो चुका है। आज 1450 तक होने वाला है। इसी तरह से हम लोग का 1500 जो प्रश्न था वो लास्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद एक वीडियो और बनेगी। 1500 प्रश्न ये आधुनिक इतिहास का आपके सभी एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं। और अगर आप क्वेश्चन का क्यूज लगाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जीके फॉर जॉब, ठीक है, जीके फॉर जॉब जब जाइएगा और वहां पर दो गो जो है इमोजी लगा हुआ है, वहां पर जाकर के आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको जो है क्यूज के माध्यम से आपको आधुनिक इतिहास का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, आप वहां से भी जाकर के डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और फुली डिस्कशन के साथ भी हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग क्या कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट जो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन की, असहयोग आंदोलन की। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की अगर बात करते हैं हम लोग शुरुआत की। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत अगर आपसे पूछेगा तो कब बताइएगा, 1 अगस्त से। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ठीक है, इसको वापस कब ले लिया गया था, तो वापस की अगर हम बात करते हैं तो 12 फरवरी को। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को ले लिया गया था, 1922 को। ठीक है, इसका वापस लेने का कारण क्या था, तो कारण की अगर हम बात करते हैं तो चौरा चौरी हत्याकांड, चौरा चौरी हत्याकांड था। ठीक है, ये सभी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं ये जो असहयोग आंदोलन था ये जो पास हुआ था, ठीक है, ये किस अधिवेशन में पास हुआ था, तो नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था, 1920 में। और इसी में जो है ये असहयोग आंदोलन क्या हो गया था, पास हो गया था कि हाँ असहयोग आंदोलन होना चाहिए। ठीक है, चौरा चौरी हत्याकांड की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको चौरा गोरखपुर जिला में पड़ता है। कहां पड़ता है, गोरखपुर जिला, गोरखपुर जिला। और गोरखपुर तो आपको पता ही है कि यूपी में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्यों चौरा चौरी की हत्याकांड हुआ, तो यहाँ पर जो पुलिस वाला और जो आंदोलनकारी थे दोनों में जो है भिड़ंत हो गया। ठीक है, आंदोलन में तो होवे ना करता है ऊपर नीचे, तो दोनों में भिड़ंत हो गया। और इसी बीच जो है आंदोलनकारी क्या किए, एक थाना को जला दिए और उसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी का जिंदा जल गया था। ठीक है, जिंदा जल गया था। उसी से क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, क्योंकि ये अहिंसा के पुजारी थे ना कि हिंसा के। ठीक है, तो चलिए ये सारा जानकारी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप आइए, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो चौरा चौरी कांड के कारण। ये सारा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित क्रांतिकारी में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काकोरी कांड से। तो ये जो कांड हुआ था आपको 9 अगस्त को हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ओके, काकोरी आपको ये कहां पड़ता है, तो काकोरी की बात करते हैं तो यूपी में ही पड़ता है, लखनऊ के नजदीक पड़ता है यूपी में। ठीक है, और यहाँ पर जो है 4 व्यक्ति योजना बना करके ये सब जो थे ये सब क्रांतिकारी थे। ठीक है, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल्ला हो गए 1 नंबर में, रोशन सिंह 2 नंबर, अशफाकुल्ला खां 3 नंबर, और एक चौथा नंबर में थी राजेंद्र लाहिड़ी। ये चारों मिल करके जो है काकोरी में ट्रेन दुर्घटना ट्रेन डकैती का जो है अंजाम देते हैं। उसमें जो है अंग्रेजों का खजाना था और उस खजाना को लूट लिया जाता है। ठीक है, लूट लिया जाता है। तो कह रहा इनमें से कौन शामिल नहीं था, तो भगत सिंह नहीं थे। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला हो गए, रोशन सिंह हो गया, अशफाकुल्ला खां हो गया
और राजेंद्र लहरी, ये चारों जो है ट्रेन डकैती में शामिल थे। ठीक है, तो काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है और ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, और ये यूपी में पड़ता है। ओके, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र में? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो ये जो है आपको 12 मार्च को स्टार्ट होता है, 12 मार्च 1930 को, है ना, नमक सत्याग्रह होता है ना, और जाके समाप्त जो होता है 6 अप्रैल को। 12 मार्च से लेकर के ये 6 अप्रैल तक चलता है, 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, और कहां से चलता है? तो साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक चलता है। कहां तक? दांडी तक चलता है, और वहीं पर जाकर के नमक कानून को भंग किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा अगर आपसे पूछेगा तो ये 1930 में हुआ था और ये इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये हो गया दांडी मार्च। क्या हो गया? तो दांडी मार्च हो गया। ठीक है, दांडी मार्च के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया क्लियर। तो दांडी मार्च जो हुआ था ये 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1930 तक, 6 अप्रैल 1930 तक चला था, और साबरमती से शुरुआत होती है और दांडी में जाके ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपको खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान की अगर हम बात करते हैं तो इनको बाचा खान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाचा खान कहा जाता है, या तो फिर इनको सरहदी गांधी कहा जाता है, सरहदी गांधी। ठीक है, सरहदी गांधी कहा जाता है, या तो फिर इनको और क्या कहा जाता है? बाचा खान, सरहदी गांधी हो गया। तो ये दोनों नामों से जो है इनको पुकारा जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किए थे। लाल कुर्ती सेना का जो है गठन करने वाले कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो बताइए कौन सा आंदोलन था? तो करो या मरो की नारा की अगर हम बात करते हैं तो ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। ठीक है, और ये भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपको 8 अगस्त को हुआ था, 8 अगस्त 1942। और इसी समय महात्मा गांधी जी ने कहे थे, क्या कहे थे? कि करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। अगला, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? देखिए, एक मुंबई में विद्रोह होता है, ये रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो होता है ये आपको कहाँ होता है? तो मुंबई में होता है, मुंबई में होता है। और ये कब होता है? तो 18 फरवरी को होता है। ठीक है, और 1946 में होता है। 18 फरवरी 1946 को ये नेवी विद्रोह होता है। ठीक है, भूख हड़ताल होता है, और ये जो है 1100 लगभग जो है 1100 सैनिकों के द्वारा जो है ये भूख हड़ताल किया जाता है। तब जो है अंग्रेजों ने जो है इसे शांत करने के लिए, नेवी विद्रोह को शांत करने के लिए किसे भेजा था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसे शांत करने हेतु किसको भेजा गया था? तो वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है भेजा जाता है, इस शर्त पर कि अंग्रेजों ने कहा था कि अगर आप नेवी विद्रोह को शांत कर लिए तो मैं इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करूंगा। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है समझाने में बिल्कुल सफल रहे नेवी विद्रोहियों को, और वो जो है शांत हो गए थे। ठीक है, तो नेवी विद्रोह हुआ था आपको मुंबई में, और 18 फरवरी 1946 में। ठीक है, अगला प्रश्न, तो यहां पर देख लीजिए 1946, फरवरी 1946 कह रहा है कि माउंट बेटन योजना आधार बनी। यहां पर ये नहीं होगा। ठीक है, माउंट बेटन योजना जो आधार बनी है, क्या ब्रिटिश शासन की निरंतरता का
सत्ता के हस्तांतरण का, देश के विभाजन का, सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान का। बताइए किसका है? तो माउंटबेटन योजना जो आधार बनी थी वह किसके लिए बनी थी? बताइए। 1407 नंबर का। तो ये हो जाएगा आपको देश के विभाजन का। किसका हो जाएगा? देश का विभाजन। अगला प्रश्न कह रहा भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया था? तो सबसे पहले की बात करते हैं तो क्या मैक्स मूलर, आर्थर स्मिथ, राजेंद्र लाल मित्र या फिर विलिकिंस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थर स्मिथ, आर्थर स्मिथ। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? तो बताइए कौन सी लिपि? अगर लिपि की बात करते हैं अशोक का, तो अशोक का जो है टोटल 4 लिपियों का प्रयोग किया गया था। कितना लिपि का प्रयोग? ठीक है। तो कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई थी? तो अशोक के द्वारा टोटल 4 लिपियां का प्रयोग किया गया था। मैं यहां पर लिखती हूं। ठीक है। कौन कौन सा था? तो ब्राह्मणी था, ब्राह्मणी, खरोष्ठी, है ना। तीसरा की बात करते हैं तो ग्रीक, ग्रीक था। चौथा की बात करते हैं तो अरमाइक, अरमाइक। ठीक है। तो ये 4 लिपियां का प्रयोग किया गया था, ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, प्रयुक्त हुई है तो ब्राह्मणी है, ये है, खरोष्ठी है, अरमाइक है। तो यही तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों का प्रयोग किया गया था। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ब्राह्मणी लिपि का, तो ब्राह्मणी लिपि को प्राकृतिक लिपि भी कहा जाता है। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? प्राकृत लिपि भी कहा जाता है। तो कभी कभी ब्राह्मणी ना दे करके अगर प्राकृतिक दे दे तो आप लोग इसको समझ जाइएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ब्राह्मणी, खरोष्ठी और अरमाइक। कह रहा किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? तो सर्वप्रथम अशोक की अगर हम बात करते हैं, अशोक के शिलालेख को, अच्छा आपको दिमाग में यह भी आ सकता है कि अशोक ने अपना जो शिलालेख है इसका आइडिया कहां से आया था? तो ईरान के राजा, ये शिलालेख की जो बातें हैं ईरान के राजा, ईरान के राजा डेरियस, ठीक है, डेरियस, डेरियस प्रथम से जो है यह आइडिया आया था, शिलालेख का आइडिया। ठीक है। भारत में तो किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रेसप ने। अगर पूछे कब पढ़ा था, तो 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। अगला, किस लेखक ने राजतरंगिणी की रचना किया था? तो कौन सा ऐसा लेखक है जो राजतरंगिणी की रचना किया था? तो सबसे पहले राजतरंगिणी के बारे में जानते हैं कि राजतरंगिणी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? तो राजाओं की नदी, राजाओं की नदी होता है। मतलब जैसे होता है ना, राजाओं की नदी मतलब ढेर सारा राजा, ढेर सारा राजा। ठीक है। तो राजतरंगिणी से आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? तो जम्मू कश्मीर के राजाओं का, जम्मू कश्मीर के राजाओं का वर्णन है। राजाओं का क्या है? तो वर्णन है। जम्मू कश्मीर के राजाओं का वर्णन है किसमें? राजतरंगिणी में। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो कलहन के द्वारा। ठीक है, कलहन के द्वारा। अगर पूछे किस भाषा में लिखा गया है तो बताइएगा संस्कृत में। किस भाषा में? तो संस्कृत में। अगला, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के किस स्तंभ को दिल्ली लाया गया था? बताइए। फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को लाया गया था, मेरठ और टोपरा का। मेरठ और टोपरा। तो मेरठ है, टोपरा है, और ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। अच्छा, काहे लाया गया था? इसमें क्या ऐसा खूबी था जो कि फिरोज शाह तुगलक ने इसे जो है मेरठ और टोपरा से लाया था? टोपरा जो है आपको, तो बात करते हैं तो इसमें जो है आपको, इसमें 7 अभिलेख का, ठीक है, इसमें 7 अभिलेख का वर्णन है। अभिलेख का क्या था? तो वर्णन था।
इसीलिए लाया गया था। तो कभी अगर पूछेगा कि क्यों लाया गया था, तो इसमें सातों अशोक के जो 7 अभिलेख है, सातों का वर्णन इसमें मिलता है। प्राचीन भारत में कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित था? बताइए, प्राचीन भारत में कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित था? तो ये था आपको अरिकमेडु, अरिकमेडु। अगला, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? ब्रिटिश सत्ता का जो आरंभ है, शुरुआत है, वो माना जाता है क्या बक्सर के युद्ध से, पानीपत से, पलासी से, या फिर अंबर के युद्ध से? तो शुरुआत जो माना जाता है वो आपको माना जाता है पलासी के युद्ध से, ठीक है। और ये कब हुआ था आपको? तो 23 जून को हुआ था, 23 जून 1757, ठीक है, 1757 को हुआ था। अगर आपसे पूछे किसके किसके बीच में हुआ था, तो एक तरफ था सिराजुद्दौला था, और दूसरी तरफ की बात करते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेजों के तरफ से था। रॉबर्ट क्लाइव जो है ये अंग्रेजों के तरफ से था, ठीक है। और इसमें सिराजुद्दौला का हार होने का क्या कारण था? तो इसका एक बेवफा है ना, बेवफा कहिए या धोखेबाज कहिए, ठीक है, धोखेबाज कहिए, है ना, सेनापति था। सेनापति कौन था? मीर जाफर जाके अंग्रेज से जो है पीछे से मिल गया था, फुसफुसा के कि इसको हरा करके मैं तुमको राजा बना दूंगा, ठीक है। और इसी में जो है सिराजुद्दौला का धोखा दिया जाता है मीर जाफर के द्वारा, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव बिल्कुल जीत जाता है, ठीक है। इसी से ब्रिटिश सत्ता का जो है शुरुआत मानी जाती है भारत में, ओके। तो ये पलासी का युद्ध हो जाएगा। अगला है, यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया था? यंग बंगाल आंदोलन, तो इसका शुरुआत हेनरी बेबियन डेरोजियो ने किया था, ने, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? देखिए, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता यहां पर पूछा है, तो क्या बेंटिक, मेटकॉफ, रिपन या फिर मिंटो? तो मुक्तिदाता की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाया था, है ना, प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाया था वो कौन था गवर्नर? तो लिटन था, लॉर्ड लिटन था। लेकिन इसको मुक्ति करने वाला जो था वो लॉर्ड रिपन था, ठीक है। तो दोनों को याद रखना है, लगाया था कौन? लिटन, हटाया कौन? रिपन, लिटन रिपन, इस तरह से जो है इसको ध्यान में रखना है, ओके, लॉर्ड रिपन। अगला, महात्मा गांधी का अहिंसा का सिद्धांत किससे प्रेरित था? अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। तो वह किससे था? तो ये बौद्ध धर्म से, ठीक है, बौद्ध धर्म से। महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन के समय किस वस्तु का बहिष्कार किया था? तो विदेशी वस्तु का, स्वाभाविक है। अब थोड़ा सा ये समझते हैं हम लोग स्वदेशी आंदोलन के बारे में, ठीक है। बात करते हैं बंगाल विभाजन का, ओके। बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी कि अब बंगाल का विभाजन होगा, वो हुई थी 20 जुलाई को, ठीक है, 20 जुलाई 1905 को हुई थी। बात करते हैं, जब जैसे ही इसका घोषणा हुआ पूरा बंगाल में जो है हंगामा हो गया, और 7 अगस्त को, ठीक है, 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हो गया, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। लेकिन इससे भी काम नहीं चला, और अंत में जो है 16 अक्टूबर को बंगाल का क्या हो गया? विभाजन हो गया, बंगाल विभाजन हो गया। और उस समय जो है उस समय अगर हम बात करते हैं 16 अक्टूबर, उस समय कौन था गवर्नर? तो बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर जो था वो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। और ये बंगाल विभाजन हो जाता है 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली रूप से, ठीक है। जब ये बंगाल विभाजन हो जाता है तो कब खत्म होता है? 1911 में।
जब जॉर्ज पंचम और मैरी जब आते हैं इंडिया में तो बंगाल से बिहार को अलग कर देते हैं और उसी समय बंगाल विभाजन को भी रद्द करते हैं। ठीक है, उन्हीं के आने के फलस्वरूप जो है मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया 1911 में, याद रखिएगा। अगला तो ये क्या हो जाएगा, विदेशी वस्त्र। कर प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री को 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो ये सबसे पहले हुगली नदी पर। ठीक है, अगला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? ठीक है, तो बेसिन की संधि हुआ था और ये किसने हस्ताक्षर किया था? तो ये किया था आपको बाजीराव द्वितीय ने। बाजीराव द्वितीय ने। शीश महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बताइए, शीश महल का निर्माण। तो शीश महल का निर्माण अगर देखा जाए तो ये महाराजा नरेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। अगला है, अंग्रेजों ने अवध साम्राज्य पर कब कब्जा कर लिया था? तो अवध की बात करते हैं, आपको पता है राज हड़प नीति, राज हड़प नीति के बारे में पता है, जो कि किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, डलहौजी के द्वारा। और इस राज हड़प नीति के जो प्रथम शिकारी था, प्रथम शिकार जो हुआ था, प्रथम शिकार जो हुआ था वो कौन हुआ था? सतारा। ठीक है, सतारा हुआ था और 1848 में हुआ था। ठीक है, लेकिन इसी में पूछ रहा है कि अवध कब हुआ था? तो 1856 में हुआ था। अच्छा, कैसे हुआ था? तो कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर, आधार पर ये सब जितना भी नियम था 1911 में सब समाप्त कर दिया था, है ना, मैरी और पंचम मिल करके। चलिए अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल के द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो किस वर्ष बताइए बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो बंगाल की अगर हम बात करते हैं 1423 का, 1423 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1772। अगला, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था? तो 1773। अच्छा, कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। अगला है, बात करते हैं पटना उच्च न्यायालय का। ठीक है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अगर बात करते हैं पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? बीबी लिख देते हैं। ठीक है, तो 1917 में हुआ था। ओके, अगला प्रश्न, थॉमस मुनरो तथा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड भू राजस्व के किस प्रणाली से संबंधित थे? तो थॉमस मुनरो ये जो थे आपको महालवाड़ी से, महालवाड़ी से। ठीक है, कर भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में कहां से कहां तक चला था? तो मुंबई से थाने चला था। ठीक है, सबसे पहला जो ट्रेन चला था 16 अप्रैल को चला था, 16 अप्रैल है ना 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को। कितना किलोमीटर चला था? तो 34 किलोमीटर चला था। ठीक है, ट्रेन का क्या नाम था? तो ब्लैक ब्यूटी था, ब्लैक ब्यूटी था, ब्लैक ब्यूटी था। ओके, तो ये सब बातें ध्यान में रखना है। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो प्रशासनिक सेवा के जो जनक हैं वह लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। अस्थाई बंदोबस्त भी इन्हीं का देन है। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, और ये कब आया था? 1793 में, 1793 ईस्वी में। ठीक है, इसी को जो है सूर्यास्त कानून भी कहते हैं। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क की बात करते हैं तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार की जो उपाधि है इसके पीछे राज है। ठीक है, किसने दिया था? तो बारदोली के महिला ने, बारदोली के महिला ने। लेकिन अगर व्यक्ति अगर पूछेगा तो किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, करा कि भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1878, 77, 75 या तो फिर 76 में। कब लागू किया गया था बताइए? तो 1429 की बात करते हैं हम लोग।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1878। 1878। ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार में किसकी दिलचस्पी थी? ऐतिहासिक स्मारक को मतलब खोद करके उसका अवशेष को मतलब सर्च करना कि कितना साल पुराना है, क्या है, नहीं है ना। तो इसमें जो है कर्जन का जो है इंटरेस्ट था। शिक्षा पर वुड डिस्पैच आदेश पत्र कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया था आपको 1854 में। आरजी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? आरजी भंडारकर बताइए, 1432 का। तो 1432 की बात करते हैं हम लोग, तो ये थे प्रार्थना समाज के, ठीक है। आरजी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना जो हुई थी 1867 में हुई थी और आत्मराम पांडुरंग के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया जाता है। अगला, वह ब्राह्मण पुजारी कौन था जिसे बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? बताइए, वह कौन सा ऐसा ब्राह्मण पुजारी था 1433 का? आप लोग भी आंसर दीजिए। तो इसका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर। कर स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिकतम प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? तो सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पड़ेगा? बंगाल में पड़ेगा। और कहाँ पड़ेगा? तो बंगाल में, क्योंकि बंगाली में हुआ था। द डेक्कन सभा की स्थापना किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी? तो डेक्कन सभा की स्थापना जो है यह किसके द्वारा किया गया था, यह आपको बताना है। तो ये किया गया था आपको गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। गोखले जी ने जो है 1905 के आईएनसी की अध्यक्षता करने वाले थे, है ना, व्यक्ति थे। आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं, इन्होंने जो है 3 बार किया है। 3 बार। कब किया है? तो 1886, 1893, 1906, ये तीनों बार याद रखिएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल किस संगठन से जुड़े थे? तो सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल की अगर हम बात करते हैं तो किससे जुड़े हुए थे? ये थे आपको गदर पार्टी से। किससे थे? गदर पार्टी। इसकी स्थापना जो है लाला हरदयाल ने किए थे, और सोहन सिंह भाखना भी है। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरुआत किए थे? तो ये किस वर्ष शुरुआत किए थे ये आपको बताना है, बताइए। तो ये किए थे आपको 1927 में, ठीक है, 1927 में। कह रहा कि प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? अमृतसर में, दिल्ली में, लखनऊ में, या तो फिर लाहौर में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ये लखनऊ में किया गया था, लखनऊ में। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी के साथ भीमराव अंबेडकर थे, जिसमें पूना समझौता हुआ था, ठीक है। तो ये भीमराव अंबेडकर थे। अगला, कह भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्रथम किला कौन सा था? तो अंग्रेज द्वारा जो बना हुआ प्रथम जो किला था वह कौन सा था? तो ये था आपको फोर्ट सेंट जॉर्ज। निम्न में से किस वर्ष में लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था? तो लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं तो 1944 में आया, 40 में आया था। अगर क्रिप्स प्रस्ताव अगर आपसे पूछेगा कि क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था तो बताइएगा 2 साल बढ़ा के 1942 ईस्वी में। अगला, कह वर्ष 1893 ईस्वी में किसने गणपति उत्सव का शुरुआत किया था? गणपति उत्सव का शुरुआत तो ये किए थे आपको किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने। मैडम भिखाजी कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया था? स्टुटगार्ट, म्यूनिख, बर्लिन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्टुटगार्ट में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो H. नेविंसन की अगर हम बात करते हैं 1444 का, तो 1444 का जो राइट आंसर है आपको ये स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन से। तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपको स्वदेशी। निम्न में से किस वर्ष में 1915 ईस्वी के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1915 ईस्वी के अधिवेशन के दौरान
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे आपको कौन थे बताइए? तो ये थे आपको सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह, सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह। निम्न में से अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो इसका बाद जो बनने वाला है वह सिराजुद्दौला है। और यही सिराजुद्दौला है ना जिसके बीच में पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में 23 जून को, ठीक है। और इसका सेनापति था मीर जाफर, लेकिन मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया था और सिराजुद्दौला को है ना हारना पड़ा था। और इसी से ब्रिटिश साम्राज्य का जो है प्रवेश माना जाता है, वर्चस्व माना जाता है। अगला, ठीक है, अगला प्रश्न, कर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है 1447 की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा किया गया था? वेलेजली के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली। बंगाल के गवर्नर जनरल को किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो ये आपको बंगाल के गवर्नर जनरल को ये 1833 हो जाएगा, 1833। किसने वर्ष 1858 ईस्वी में झांसी के किले की घेरेबंदी की थी? तो झांसी के किले की जो घेरेबंदी किया था वह जनरल हिरोज था। कौन था? जनरल हिरोज, ठीक है। अगला, पाबना किसान विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो पाबना जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम और भी इसमें सुधार कर सके। बस आप लोग के प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए आप लोग ध्यान रखिए अपना, और दिवाली तो मना ही लिए होंगे, अब छठ आने वाला है, ठीक है। तो छठ भी आप लोग बढ़िया से मनाइए। इसके साथ साथ जो है आप लोग पढ़ाई पर भी ध्यान रखिए, और इसके साथ ही मैं इसका जो यूट्यूब में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करिएगा। वहां पर आपको क्यूज के माध्यम से आपको याद कराया जाता है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।